नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी का परिचय इस वीडियो में दूंगा, जो कि आपको सांख्यिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें सांख्यिकी पढ़ाए, तो ये है आज का पहला वीडियो सांख्यिकी पर। इससे पहले मैंने आपको इसके चैप्टर्स के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पहले ये चीज़, जैसा कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं कि एक विद्यार्थी है, उसके दिमाग में यानी उसके मस्तिष्क में ये चल रहा है कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है, और वो ये सोच रहा है कि उपभोक्ता, उत्पादक, विनिमय, वितरण, दुर्लभता ये क्या होते हैं। और साथ में वो उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि अर्थशास्त्र की जो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शाखा है जिसका नाम सांख्यिकी है, आखिर उसमें आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण और निर्वाचन ये होता क्या है। इन सभी प्रश्नों के ये सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में भी चलते हैं, तो इन सभी प्रश्नों का आज मैं उत्तर दूंगा आपको अपने स्टाइल में, बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में। तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप ये वीडियो मेरा पूरा अंत तक ज़रूर देखें अगर आप सांख्यिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र का अर्थ लिख रखा है धन का शास्त्र, यानी धन का शास्त्र मतलब क्या, धन यानी संपत्ति। धन धन मतलब क्या होता है, अगर इसको समझना है तो आप ये समझिए कि धन का मतलब होता है आय, और जो आय होती है ना मेरे दोस्तों, वो हम प्राप्त करते हैं उत्पादन से। किससे प्राप्त करते हैं? उत्पादन से। और उत्पादन जो प्राप्त होता है वो उत्पादन के कारकों से प्राप्त होता है। उत्पादन के कारक, यानी अगर आपको अर्थशास्त्र को समझना है तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्पादन कैसे होता है और उत्पादन के कारक क्या होते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं कि उत्पादन के कारक वे सभी चीजें होती हैं, भौतिक या अभौतिक, जो उत्पादन प्रक्रिया को संपन्न करने में सहायता प्रदान करती है, जैसे हमारा श्रम, पूंजी, भूमि, उद्गम, कच्चा माल, बिजली, पानी, ये सभी उत्पादन के कारक हैं। अब उत्पादन के कारकों को भी दो पार्ट में बांटा जाता है मेरे दोस्तों। पहला होता है हमारा प्राथमिक कारक, पहले होते हैं हमारे प्राथमिक कारक, और दूसरे होते हैं हमारे द्वितीयक कारक। हम उत्पादन के कारक को एक चीज नाम से जानते हैं इंग्लिश में, इनपुट, क्योंकि यही फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और बाहर रेडीमेड गुड्स यानी जो फाइनल गुड्स होते हैं वो बाहर आते हैं। तभी उत्पादन के कारकों को इनपुट कहते हैं इंग्लिश में, और जो वस्तुएं बनके और जो सेवाएं बनके निकलती हैं फैक्ट्रियों से, उसे हम आउटपुट कहते हैं। और जितना एक देश का आउटपुट होता है उसकी उतनी ही इनकम होती है, उतनी ही उसके पास वेल्थ होती है। यानी मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर अर्थशास्त्र धन का विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि उत्पादन के कारक है, उत्पादन के कारकों में को भी प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा जाता है। प्राथमिक में हमारे चार सबसे महत्वपूर्ण आ जाते हैं, जिसमें हमारा लेबर यानी श्रम, दूसरा कैपिटल यानी पूंजी, तीसरा भूमि यानी लैंड, और चौथा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्गम यानी उद्योग। आप इसको समझ लीजिए, ये चार चीजें हमारी मेन है। अगर ये चार चीजें होंगी तभी हम किसी वस्तु या फिर किसी सेवा का उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? हमें कच्चा माल चाहिए होता है। कच्चा माल क्या चाहिए होता है दोस्तों? कच्चा माल चाहिए होता है, कच्चा माल। और बिजली चाहिए होती है, पानी चाहिए होती है, अस्थायी कर्मचारी चाहिए होते हैं। तो ये सभी द्वितीय कारक हैं, यानी कुल मिला के कहें कि ये कारक ही हैं। प्राथमिक कारक में चार महत्वपूर्ण होते हैं और बाकी इनके अलावा जो भी बचता है वो हमारे द्वितीय कारक में शामिल होता है। तो आपको ये बात समझ में आई कि ये इनसे जुड़ी भी जितनी भी क्रियाएं होती है, प्राथमिक, द्वितीयक,
से जितनी भी उत्पादन या आय से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने पहले वीडियोस में आपको कह रखा है कि अर्थशास्त्र कुछ नहीं है सिवाय आर्थिक क्रियाओं के विज्ञान के, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं का मतलब है उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक का मतलब है उत्पादन, और उत्पादन जितना होगा उतनी ही आय होगी और उतनी ही उन देश के व्यक्तियों के पास और उस देश के पास वेल्थ होगी। आपको ये बात, आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। अब हम बात करते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट की कि भाई आखिर हम ये समझेंगे कि उपभोक्ता क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे अर्थशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट में कि उपभोक्ता क्या होता है। भाई उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। अभी इस डिटेल में मैं इसको आपको समझाऊंगा। उत्पादक वो व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है। अब इनके बीच में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, बहुत सारे चक्रीय प्रवाह चलते रहते हैं, जिसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, अभी ये सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये आपने देखा कि ये अगर आप समझेंगे तो आपको अर्थशास्त्र का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर मैं आपको सांख्यिकी का परिचय बताऊंगा इस वीडियो में, जिसमें मैं इसकी परिभाषा को बताऊंगा एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में भी। फिर इसकी महत्वपूर्ण विधियों के बारे में बात करेंगे, जो विधियां हैं उनके चरण, मतलब चरण यानी संकलन यानी संग्रहण कैसे होगा, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वाचन और ये सारी बातें हम करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इसके कार्य और इसका महत्व क्या है, यानी तुलना, कारण और प्रभाव, आर्थिक सिद्धांत का निर्माण और भविष्यवाणी। इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। वीडियो जरूर लंबा होगा, बट दोस्तों आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अगर आपको अभी तक सांख्यिकी समझ में नहीं आती है तो यकीन मानिए अब आपको सांख्यिकी समझ में आने लगेगी। अपने शब्दों में आपको समझाया, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के बीच में उपभोग के लिए कैसे करे, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी आपको मैंने कई बार ये चीज समझाई है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक ऐसा मानवीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम दुर्लभ यानी सीमित संसाधनों का बंटवारा उपभोक्ता, उत्पादक और समाज में इस प्रकार करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से और व्यस्त समष्टि रूप में दोनों को हम अपने सीमित संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये डेफिनेशन मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आप ये समझिए कि उपभोक्ता क्या होता है। तो ये देखिए, एक उपभोक्ता वह होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा व्यय करके वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक उपभोक्ता हो। क्यों? अगर आप बाजार से खाने के लिए, पहनने के लिए, किसी भी चीज के लिए आप अपना जो धन है आपके पास, जो मुद्रा है आपके पास, उसे खर्च कर यानी व्यय कर आप कोई वस्तु या सेवा खरीदते हो, तो आप क्या कहलाओगे? एक उपभोक्ता कहलाओगे। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है या व्यक्तियों का समूह होता है जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की संतुष्टि के लिए यानी अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए वो बाजार से किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है, पैसे को खर्च करके, जो भी उसके पास होता है। तो आई होप इस पे भी मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद हम समझते हैं कि उत्पादक क्या होता है। उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो आय के सृजन के लिए वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करता है और लाभ तथा हानि का उत्तरदायित्व निभाता है। दोस्तों देखिए, अगर आप किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, आय के सृजन के लिए, तो आप उत्पादक हुए। अगर आप बाजार से किसी वस्तु या सेवा को खरीद रहे हैं अपने पास, जो भी आपके पास मुद्रा है अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो फिर आप एक उपभोक्ता है। एक व्यक्ति उत्पादक भी हो सकता है, वही व्यक्ति उपभोक्ता तो 100% होगा। उत्पादक होना ना होना
अलग बात है, बट हर व्यक्ति इस संसार में, हर व्यक्ति एक उपभोक्ता तो जरूर होता है, क्योंकि वो अपनी व्यक्तिगत, अपने जीवन संबंधित अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदता है अपनी मुद्रा को खर्च करके। उपभोक्ता तो होता है, बट कुछ व्यक्ति उपभोक्ता उत्पादक दोनों होते हैं। क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल सी बात है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम समझते हैं कि सेवा प्रदाता कौन होता है। सेवा प्रदाता मतलब जो सेवा देता है, जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई टीचर हो गया, जो अपनी सेवा देकर पैसा कमाते हैं। जैसे कि मैं खुद हो गया, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं एक सेवा देता हूँ, उसके बदले में मुझे ट्यूशन फी मिलती है, तो उसमें क्या हो गया, एक सेवा प्रदाता हो गया। वह है जो किसी को भुगतान के बदले में किसी किस्म की सेवा प्रदान करता है, जैसे कि मेडिकल संबंधित हो गई, शिक्षा संबंधित हो गई, कई सारे सेवा प्रदाता होते हैं। इसके बाद सेवा धारक कौन होता है? देखिए, सेवा प्रदाता और सेवा धारक दोनों में अंतर है। ये कैश कमाने के लिए, यानी कि भुगतान के बदले में, अब किसी कारक आय के बदले में अपनी कारक सेवा देता है। जैसे एक टीचर अगर पढ़ाता है तो उसको बदले में फीस मिलती है, एक डॉक्टर रोगी का इलाज करता है तो उसको बदले में फीस मिलती है। तो डॉक्टर हो गया या टीचर हो गया, वो सेवा प्रदाता है। जबकि सेवा धारक की अगर हम बात करें तो वह है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है, यानी जो जॉब करता है। देखिए, जॉब करता है, इस बात वर्ड पे ध्यान दीजिए, और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है। यानी वो श्रम अपना देता है और उसके बदले में उसे मजदूरी या फिर वेतन प्राप्त होता है। जबकि सेवा प्रदाता एक तरीके से बिजनेस करता है, वह अपना खुद का काम करता है, वो अपनी सेवा बेचता है, जिसके बदले में उसे मेवा मिलता है। तो आई थिंक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र, उपभोक्ता, उत्पादक और सेवा प्रदाता और सेवा धारक आखिर ये क्या होता है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अब हम समझेंगे कि जो एक देश होता है, उसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, बहुत सारी गतिविधियां यानी कार्य होते हैं। तो कुछ कार्य उसमें आर्थिक गतिविधियां कहलाते हैं और कुछ गैर आर्थिक गतिविधियां कहलाते हैं। आर्थिक गतिविधियां यानी आर्थिक क्रियाएं हैं, यानी जिससे एक देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सृजन होता है। यानी मुद्रा का सृजन होना, धन, मतलब आप समझ गए। गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? गैर आर्थिक क्रियाएं ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिनसे आय का सृजन नहीं होता है। बस इतनी सी बात समझिए। यहाँ पे आप डिटेल में इसको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आर्थिक गतिविधियां वह सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रभाव में वृद्धि करती है, आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। जैसे उत्पादन, उपभोग, निवेश, ये सभी राष्ट्रीय आय, देशीय आय, ठीक है, ये विदेशी विनिमय दर, भुगतान शेष, मांग, पूर्ति, ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि इससे एक देश की अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होता है। दोस्तों, ये बात आपने याद रखनी है मेरी। दूसरी बात आपने ये बात समझनी है कि आखिर गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। वे सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रभाव में वृद्धि नहीं करती है, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे रक्तदान हो गया, ठीक है, रक्तदान करना हो गया, ये क्या है? एक गैर आर्थिक क्रिया है। क्या है? गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि जो कोई चीज, ऐसी कोई एक्टिविटी जो पैसे से ना जुड़ी हो, जो सीमित संसाधन से ना जुड़ी हो, या उसके वितरण से या उससे जुड़ी ना हो, तो वो गैर आर्थिक क्रिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो क्या वो एक आर्थिक क्रिया है? नहीं, वो एक आर्थिक नहीं, एक गैर आर्थिक क्रिया है। क्योंकि प्रेम से कोई देश की अर्थव्यवस्था में आय का सृजन नहीं होगा। दोस्तों, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप पैसे के लिए खेल रहे हैं तो फिर तो वो आर्थिक क्रिया है, बट आप अपने इंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं तो फिर वो गैर आर्थिक क्रिया है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आर्थिक क्रिया भी समझ में आ गया, गैर आर्थिक क्रिया समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आखिर ये दुर्लभता क्या होती है। भाई, दुर्लभता का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात। दुर्लभता क्या है?
दुर्लभता से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें किसी वस्तु या सेवा या संसाधन की पूर्ति उसकी मांग से हमेशा क्या होती है, कम होती है। यानी पूर्ति हमेशा कम होगी और पूर्ति हमेशा कम होगी और मांग हमेशा ज्यादा होगी। जैसे कि दोस्तों गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये सभी के सभी दुर्लभ संसाधन है। लैंड हो गया, है ना, रहने लायक भूमि हो गई, ये सभी सीमित संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये दुर्लभ है, इनकी मांग इस पूरे विश्व में बहुत ज्यादा है, जबकि पूर्ति पीछे से बहुत कम है। जबकि हमें प्रगति ये शून्य कीमत पे प्राप्त कराती है, तब भी इन्हें हम दुर्लभ संसाधन कहते हैं। दोस्तों, दुर्लभता का मतलब आप ऐसे भी समझ लीजिए, जितने भी सीमित संसाधन होते हैं, दुर्लभ संसाधन होते हैं, उन्हीं के वजह से एक देश में दुर्लभता पनपती है। और दुर्लभता का सीधा सा संबंध है कि जब किसी संसाधन या किसी वस्तु या किसी सेवा की पूर्ति उसकी मांग से सदैव कम रहे, या मैं उल्टे शब्दों में कहूं कि मांग उसकी पूर्ति से सदैव अधिक रहे। ऐसे भी आप कह सकते हैं, आपका जैसा मन हो वैसा कहें, पर दुर्लभता का मतलब होता है कमी। यानी किसी संसाधन की उसकी मांग की तुलना में उसकी पूर्ति कम है प्रगति में, तो उसे हम दुर्लभ कहेंगे और उस स्थिति को हम दुर्लभता कहेंगे। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई है। मैं इनको ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। इन सब पे मैं पहले बहुत सारी बातें कर चुका हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करें। वहां पे आपको मोर देन 300 वीडियोस आपको इकोनॉमिक्स पे ही मिलेंगी, और समष्टि और व्यष्टि के मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, काफी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज का जो मेन हमारा टारगेट था, सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन समझना, उस चीज को मैं अब आपको समझाऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। तो जरा देखिए, आप ये समझिए कि आखिर ये जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी को दो अर्थों में परिभाषित किया जाता है। परिभाषित यानी सांख्यिकी जो है एक अर्थशास्त्र की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शाखा है। अब इसके अर्थ को अगर आपने समझना है तो इसके अर्थ समझेंगे सांख्यिकी को एक वचन के रूप में। देखिए दोस्तों, सांख्यिकी को एक वचन के रूप में समझने के लिए आप इतना पहले समझ लीजिए कि जब हम किसी टॉपिक जैसे कि बेरोजगारी हो गई, निवेश हो गया, या हमारा स्टॉक मार्केट हो गया, या स्टॉक मार्केट में जो वेरियस हमारे सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, एफएमसीसी सेक्टर हो गया, या फिर बैंकिंग सेक्टर हो गया, है ना, या मेटल सेक्टर हो गया, कोई भी सेक्टर हो गया, एक व्यक्तिगत यानी एक चीज पर जब आप अध्ययन करोगे, एक वचन मतलब एक चीज पे अगर आप फोकस करोगे तो वो एक वचन की बात करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे है कि हम यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से यानी एक ही टॉपिक पे बात करते हैं। अब आपको देखिए ज्यादा समझ में आएगा कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी वह विज्ञान है। सांख्यिकी एक विज्ञान है, आप जानते हैं, क्योंकि विज्ञान होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। आप जानते हैं कि पहला तो कारण तथा परिणाम यानी क्रमबद्धता होनी चाहिए, सिस्टमैटिकली यानी स्टेप बाय स्टेप चलती है, आप जानते हैं, और दूसरा कारण तथा परिणाम भी ये हमें बताती है। तो विज्ञान कोई भी विषय तब होता है मेरे दोस्तों जब वह क्रमबद्धता यानी स्टेप बाय स्टेप चलता है, और कोज एंड रिजल्ट और मतलब कारण तथा परिणाम भी वो बता देता है कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। तो मेरी बात समझ आ रही है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर रोजगार का स्तर घटेगा तो नेचुरल सी बात है जीडीपी घटेगी। जीडीपी क्या होगी? घटेगी, क्योंकि रोजगार घटेगा तो नेचुरल सी बात है उत्पादन घटेगा, और उत्पादन घटेगा तो हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। जब उसमें कमी आएगी तो आय कम होगी, आय कम होगी तो व्यय कम होगा, और व्यय कम होगा तो अल्टीमेटली दोस्तों निवेश कम होगा। तो देखिए मैंने बता दिया ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। क्योंकि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ये हम अर्थशास्त्र में पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। यही तो इसकी खासियत है दोस्तों, तभी दुनिया में नंबर 1 सब्जेक्ट माना जाता है अर्थशास्त्र को।
आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश, जो किसी विशेष विषय पर, एक विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से, प्रकाश डालने के उद्देश्य से, मेन चीजें उद्देश्य होता है हमेशा। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल लूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत की जो जीडीपी गिर रही है उसके गिरने के क्या कारण है, और इसके लिए मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो मेरा उद्देश्य है कि आखिर जीडीपी क्यों गिर रही है, उसके क्या कारण है। तो देखिए सांख्यिकी बिना किसी उद्देश्य के नहीं कि कलेक्ट किए जाते हैं आंकड़े। तो आप ये बात को समझिए कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रहण मतलब कलेक्शन किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करती है। यानी 5 स्टेप होते हैं दोस्तों। पहले हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, फिर उसका व्यवस्थीकरण यानी वर्गीकरण करते हैं, फिर उसका प्रदर्शन करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं, फिर निर्वाचन करते हैं। तो 5 जो स्टेप होते हैं। एक, जैसे आप जानना चाहते हैं कि भारत में जो जीडीपी है उसके गिरने के क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है, तो पहले आप उससे रिलेटेड आंकड़ों को क्या करेंगे, संकलन करेंगे। फिर आप क्या करोगे, उसका व्यवस्थीकरण करोगे। फिर आप क्या करोगे, प्रस्तुतिकरण करोगे। फिर आप क्या करोगे, विश्लेषण करोगे कि ये कारण रहे। फिर आप करोगे दोस्तों उसका निर्वाचन, यानी उससे रिलेटेड आपने जो भी आपका उद्देश्य था वो प्राप्त कितने हद तक हुआ और आखिर उसके पीछे क्या कारण था। जैसे निर्वाचन में करूं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन। ये 3 बहुत बड़े कारण हैं दोस्तों जो वर्तमान समय में भारतीय जीडीपी गिर रही है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आप किसी विशेष टॉपिक पे एक किसी पर्टिकुलर आपका उद्देश्य है और उससे रिलेटेड आप आंकड़ों का संकलन कर रहे हो, फिर उसका व्यवस्थीकरण कर रहे हो, फिर उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हो, फिर उसका आप तुलना कर रहे हो यानी विश्लेषण कर रहे हो, और फिर उसका आप निर्वेशन कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, यानी उसका क्या निष्कर्ष निकला ये लास्ट में आप बता रहे हो। तो इस विधि को, इस चीज को हम सांख्यिकी कहेंगे। बट ये सांख्यिकी एक वचन के रूप में क्यों दोस्तों, मैंने आपको कहा किसी एक विशेष विषय की बात करता है, पर्टिकुलर की बात करता है, एक खास टॉपिक की। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं तो मैं इसका एक और एग्जांपल दूं अगर आपको, जैसे कि मान लीजिए जो भारत में जो शिक्षा का स्तर है वो इतना डाउन क्यों है, क्या रीजन है। तो शिक्षा संबंधित हम आंकड़ों का पहले क्या करेंगे, संकलन करेंगे, फिर उसका व्यवस्थीकरण करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे और अंत में हम उसका निर्वाचन करेंगे, है ना। तो आपने ये देखा कि ये जो 5 स्टेप आपने फॉलो किए किसी पर्टिकुलर आर्थिक समस्या को समझने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए, तो इस टेक्निक को आप सांख्यिकी तो कहेंगे क्योंकि आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, आंकड़ों के माध्यम से आप आर्थिक समस्या को अध्ययन समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट दोस्तों आप ये समझिए एक पर्टिकुलर विषय की बात कर रहे हो आप, जैसे भारत में जीडीपी गिरने की बात हो, या मान लीजिए फार्मा सेक्टर इतना बढ़ क्यों रहा है उसके पीछे के कारण जानना चाहते हैं, या आप ये देखना चाहते हैं कि जो ऑटो सेक्टर है वो पिछले कई सालों से पिछड़ रहा है बाकी सेक्टर से, उसके पीछे के क्या कारण है। तो आप ऑटो सेक्टर से रिलेटेड क्या करेंगे, आप आंकड़े कलेक्शन करेंगे, उसका आप व्यवस्थीकरण करेंगे, क्लासिफाई करेंगे उसको, देन आप उसको क्या करेंगे भाई, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, देन आप उसका क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको, और देन आप उसको विश्लेषण करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप एक विषय की बात करते हैं तो इसी को हम कहते हैं एक वचन के रूप में सांख्यिकी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। मैंने आपको काफी चीज समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है और आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत है, तो क्यों ना हम हाथ मिलाएं और एक दूसरे का साथ दें भारत को बढ़ने में और भारत को पढ़ने में दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भारत को बढ़ने और पढ़ने में मेरी मदद जरूर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी है उसका मतलब क्या है। बहुत ही ज्यादा सिंपल,
बहुवचन के रूप में संख्यांकिकी से अभिप्राय संख्यात्मक तत्वों के समूह से, संख्यात्मक तत्वों से के समूह से है। संख्यात्मक मतलब कोई भी, जैसे भारत देश है, भारत के फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए आंकड़े हो, या भारत की स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए आंकड़े हो, या भारत के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए आंकड़े हो, या भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए आंकड़े हो, या भारत के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए आंकड़े हो, यानी संख्यात्मक आंकड़े हो। यानी पिछले 5 साल में भारत की जो आर्थिक समृद्धि है और जो आर्थिक विकास है उससे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो संख्यात्मक तत्वों के समूह है दोस्तों। क्या है? संख्यात्मक तत्वों के समूह है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है तथा जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूं, देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात, मैं स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल लेता हूं। बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती है स्टैटिस्टिक स्टॉक मार्केट में, और बिना स्टैटिस्टिक का इस मतलब बाजार जो हमारी स्टॉक मार्केट होती है, बिना संख्यांकिकी के उसकी तुलना मतलब कल्पना करना भी बेमानी होगी दोस्तों, क्योंकि स्टैटिस्टिक जो है हमारी अर्थशास्त्र वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है शेयर मार्केट में। तो देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं कि जैसे कि हमारा फार्मा सेक्टर हो गया, हमारा ऑटो सेक्टर हो गया, हमारा FMCG सेक्टर हो गया, या फिर हमारा IT सेक्टर हो गया, इन सभी के आंकड़ों के समूह, और इनको आपस में मैं क्या कर रहा हूं, इनकी तुलना कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को आप? इनकी तुलना कर रहा हूं, यानी मैं एक पर्टिकुलर विषय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आर्थिक समृद्धि यानी मतलब एक देश के नागरिकों या एक देश की सरकार या एक देश की जितनी भी संस्थाएं, उनके आंकड़े एकत्रित किए और मैं उनकी आपस में क्या कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं। और तुलना करते समय मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से ये भिन्न भिन्न हो जाता है। तो ये है बहुवचन के रूप में। देखिए, आप इस बात को समझिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल। एक वचन में एक ही विषय पे आप बात करते हैं, उसका आप उससे संबंधित आंकड़े का संकलन करते हैं, फिर उसको व्यवस्थित करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उसका निर्वेक्षण करते हैं, मतलब वो मेन करते हैं। और अगर आप एक से ज्यादा टॉपिक को के आंकड़ों का ये सारी चीजें करते हैं और फिर आपस में उसको रिलेट करते हैं, यानी ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर को आपस में कंपेयर कर रहे हो, आप IT सेक्टर और FMCG सेक्टर को आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो ये हो जाएगा फिर बहुवचन के रूप में संख्यांकिकी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें ना कि संख्यांकिकी क्या है, संख्या के माध्यम से आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना, उनका समाधान खोजना, उनकी भविष्यवाणी करना, संख्या के आधार पर, संख्यात्मक तत्वों के आधार पर, संख्या का प्रयोग करके, तो भैया वो अर्थशास्त्र, वो संख्यांकिकी है। अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पूर्ण रूप से उसे साइंटिफिक तरीके से उसका अध्ययन कर रहे हो तो वो एक वचन है। और अगर आप अलग अलग विषयों को आपस में कंपैरिजन करके आप आर्थिक समस्याओं को अध्ययन कर रहे हो और उनका समाधान खोज रहे हो, तो भैया फिर वो बहुवचन के रूप में है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। संख्यांकिकी का जो डर है ना आपके मन में, उसे आप निकाल दीजिए और इस सीरीज को आप मेरी ज्वाइन कीजिए। आपके लिए मैं बहुत ही ज्यादा इजी बना दूंगा संख्यांकिकी को। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही डिसाइड करेगा कि अगला वीडियो कितनी जल्दी आएगा दोस्तों। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, मैं दोबारा एक बारी बोल देता हूं कि बहुवचन के रूप में संख्यांकिकी से अभिप्राय संख्यात्मक तत्वों के समूह से हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है और जो प्राप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, पहला हमारा कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? उत्पादक क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? सेवा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए और आपस में हमने तुलना की कि हमने देखा कि पिछले क्वार्टर में एग्रीकल्चर ने तो अच्छा किया है, बट विनिर्माण क्षेत्र ने बुरा किया है, सेवा सेक्टर का भी बुरा हाल रहा है। तो ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं ना,
अलग अलग विषयों की आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं, तो ये है बहुवचन के रूप में। और अगर मैं केवल और केवल एग्रीकल्चर पे ही फोकस करूं, उसी से संबंधित आंकड़ों का एकीकरण करूं, व्यवस्थितकरण करूं, वो 5 स्टेप फॉलो करूं और उसकी समस्याओं का अध्ययन करूं और उनका समाधान खोज लूं और एक अनुमान दूं, अपनी राय दूं, तो फिर दोस्तों वो एक वचन के रूप में है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। मैंने अपनी पूरी जान लगाई है। अगर अभी भी नहीं आई हो तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे दोबारा कमेंट में लिखें, मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, इसको और ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो छोटी बने, बट मैं अपनी भावनाओं में बह जाता हूं और मैं ज्यादा ही कुछ बता देता हूं। अगर आप मुझसे सहमत है कि मैं छोटी वीडियो बनाऊं या बड़ी, पूरा खुल के बोलूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा है कि खुल के बोला करिए सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं तहे दिल से। तो अब हम बात करते हैं कि सांख्यिकी के आंकड़े कैसे होते हैं, आंकड़े की बात करते हैं। अब सांख्यिकी जो पूरा डिपेंड करता है दोस्तों, आप जानते हैं आंकड़ों पर निर्भर करता है। कोई भी आंकड़ा, जैसे कि अभी भारत की जो जीडीपी है 29.9% गिरी हुई है, तो ये एक आंकड़ा ही तो है। तो आंकड़े ना दो तरीके के हो सकते हैं, एक परिणामात्मक आंकड़े होते हैं और एक गुणात्मक आंकड़े होते हैं। परिणात्मक आंकड़ों को हम संख्या कहते हैं, जिनकी आप मेजरमेंट कर सकते हो, जिनकी आप गणना कर सकते हो, वो परिणात्मक आंकड़े होते हैं। और जिनकी आप गणना नहीं कर सकते हो वो गुणात्मक आंकड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छात्रों के अंक हो गए, कहते हैं व्यक्तियों की ऊंचाई हो गई, भारत की जीडीपी हो गई, फार्मा सेक्टर का पिछले 5 साल का, है ना, सरकारी बजट हो गया, राष्ट्रीय आय हो गई। आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं, परिणात्मक आंकड़ों की बात कर रहा हूं। भारत में भ्रष्टाचार हो गया, कालाबाजारी हो गया, है ना, ये इनके कोई आंकड़े नहीं है। बेईमानी हो गई, है ना, ईमानदारी हो गई, सुंदरता हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, ये गुणात्मक आंकड़े हैं। तो 2 तरीके के आंकड़े होते हैं दोस्तों, और हम ज्यादातर इन्हीं आंकड़ों पे फोकस करेंगे। इसका अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर जो सांख्यिकी है उसके कार्यों के लिए बात करेंगे, कि आखिर सांख्यिकी के कार्यों की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य, यानी सांख्यिकी को मैंने आपको समझा दिया एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। अब मैं बात करूंगा कि सांख्यिकी के कार्य कितने होते हैं। वैसे तो सांख्यिकी के बहुत सारे कार्य हैं, बट हमें 11th या फिर 12th क्लास में या फिर ग्रेजुएशन क्लास में इसके बेसिक कार्य, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, हमें उनके बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। बट आप ये मत समझना कि इतने ही कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं, बट ये उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है हमारा जटिल तथ्यों को सरल बनाना। जटिल तथ्यों को सरल बनाना, तो आपने देखा है कि कैसे हम सांख्यिकी में डायग्राम बनाते हैं, जैसे आयात बहुभुज हो गया, माध्यिका हो गई, है ना, ये सारे आंकड़े, पाई चार्ट हो गया, किसी भी जैसे कि भाई एक घर है, उसकी 100% जो इनकम है वो कितने परसेंट पे कौन सा, जैसे वो किराए पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो खाने पीने में इतना, एंटरटेनमेंट में इतना कर रहे हैं, और भैया वो जुए में इतना कर रहे हैं, मान लीजिए। मतलब आपने ये देखा होगा कि जो सांख्यिकी है ना, वो जटिल से जटिल जो तथ्य होते हैं, जिन्हें अगर आप थ्योरी के रूप में पढ़ोगे ना तो आपको महीना लग जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। बट अगर आप उसी चीज को, सांख्यिकी क्या करती है, उसका इतना पहले तो उनसे रिलेटेड आंकड़ों को एकत्रित करती है, फिर व्यवस्थित करती है, और फिर प्रस्तुतिकरण में विभिन्न प्रकार के आलेख, डायग्राम, इन सबसे उन कठिन से कठिन जो इंफॉर्मेशन होती है ना, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप तक पहुंचा देती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी सुंदरता है सांख्यिकी की, जिसके वजह से दोस्तों ये शेयर मार्केट हो उसमें तो छाया ही रहता है। शेयर मार्केट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। और देश की जो आर्थिक स्थिति होती है, सरकार अगर ये जानना चाहती है, क्विक फॉर्म में बहुत जल्दी जानना चाहती है, तो भैया वो सांख्यिकी के माध्यम से ही जानती हैं। आप अगर क्रिकेट भी देखते हो तो क्रिकेट में भी आपको दिखाया जाता है कि पर ओवर एक क्रिकेट टीम ने कितने रन बनाए हैं, उसकी कौन सी विकेट कौन से ओवर में गिरी है ना, 21 ओवर में उसका कितना रन रेट रहा है,
किस मतलब ये सब चीज जो उसके आंकड़े दिखाते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर के इतने इतने ओडीआईज रन हैं, विराट कोहली की इतनी सेंचुरीज हैं, इसने इतने हाईएस्ट बनाए हैं, वो सब सांख्यिकी की तो पार्ट है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर वही चीज थ्योरी में लिखें तो पूरी एक किताब बन जाएगी दोस्तों। बट वो एक पट्टी चलाते हैं जिसमें उसके टेस्ट में रन, वनडे में रन, T20 में रन, उसकी सेंचुरी, सब कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन एक सरल सिंपलेस्ट वे में वो आपको समझा देते हैं। तो सांख्यिकी का जो कार्य है ना, वो जटिल से जटिल इंफॉर्मेशन को सरल से सरल तरीके में पहुंचा देता है। तभी दोस्तों इसकी पूरे विश्व में बहुत ज्यादा मांग है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चुनाव की भी बात करें, हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं तो किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, पहली नंबर पे कौन रहा, दूसरे नंबर पे कौन रहा, पहले नंबर वाला दूसरे नंबर से कितना आगे रहा, है ना। कांग्रेस ने कितनी जीती, बीजेपी ने कितनी जीती, आम आदमी पार्टी ने कितनी जीती, निर्दलीयों की कितनी सीट रही। आप एक डायग्राम, आप न्यूज चैनल देखते हैं तो वो डायग्राम से बनाते रहते हैं, वो सब सांख्यिकी का ही पार्ट है दोस्तों। ठीक है, ये मैं इतने सारे एग्जाम्पल आपको डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए इसलिए दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आप ये चीजें समझें। ठीक है, क्योंकि ये केवल इतना पढ़ा देना मेरा एकमात्र उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको उसकी समझ पैदा करना। दूसरा कार्य हम समझते हैं कि तत्वों को निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करना, तत्वों को निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करना। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चों में से कितने बच्चे हैं जिनके 75 से ऊपर नंबर आए, कितने बच्चे हैं जिनके 75 और 50 के बीच में है, 60 के बीच में आए, यानी कितनों की फर्स्ट डिवीजन आई है, कितनों की सेकंड डिवीजन आई है, कितनों की थर्ड डिवीजन आई है, और कितने बच्चे जो एग्जाम में पास होने की क्राइटेरिया थी उसको ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो ये सभी चीजों को एक व्यवस्थित ढंग से, एक सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का काम भी दोस्तों किसका होता है, सांख्यिकी का ही होता है। एक कोई कंपनी है, जैसे कि मैं एक कंपनी, बहुत ही फेमस कंपनी है, रिलायंस कंपनी। ठीक है, रिलायंस जो है रिलायंस जो कंपनी है, शायद रिलायंस जो कंपनी है, इसमें देखना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो ये सांख्यिकी के माध्यम से 5 मिनट में मैं समझ सकता हूं। ये एक मतलब क्या है, खूबी है सांख्यिकी की, जो इतनी जटिल इंफॉर्मेशन है, पहली बात तो उसे सरल बना देती है और इतने ढंग से बता देती है। जैसे कि आपने अगर 5 पैसा या ग्रो ऐप देखा हो तो उसने पिछले 1 साल में कैसा परफॉर्मेंस किया, उसने पिछले लास्ट 6 महीने में कैसा किया, 1 महीने में, पिछले 10 साल में मैक्सिमम उसका। आप चार्ट क्लिक कीजिए, उसमें चार्ट आप देखेगा और आप पूरी बात को समझ जाएंगे। आप देख लेंगे कि कितनी बार वो बढ़ा, कितनी बार वो घटा, उसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या रहा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा, है ना। बस यही सब चीजें हैं जो सांख्यिकी को बाकी सबसे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है और इम्पोर्टेंट बना देती है। जो चीज डिफिकल्ट होती है ना दोस्तों, वो चीज इंपॉर्टेंट तो होती है। अब बात करते हैं तीसरी, नीति निर्माण में सहायता करना। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार 2 तरीके की होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार होती है जो जनता के द्वारा चुन के आती है, और एक कम्युनिस्ट सरकार होती है जिसका कोई विपक्ष नहीं होता है, वो खुद ही अपने ढंग से अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। उसे अलोकतांत्रिक सरकार भी कह सकते हैं, या फिर आप उसे कम्युनिस्ट सरकार भी कह सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार हो या कम्युनिस्ट सरकार हो, कैसे भी सरकार हो या मिश्रित सरकार हो, सभी को अपने भविष्य में आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए नीतियां बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, और वो प्लानिंग संभव हो पाती है दोस्तों सांख्यिकी के वजह से। ये बात आप मेरी समझिए कि भारत कितना इलेक्ट्रिसिटी में करेगा, एग्रीकल्चर में उसकी क्या प्लानिंग है, उसका भाई विनिर्माण यानी इंडस्ट्रियल एरिया में क्या है, सर्विस सेक्टर में वो क्या करने वाला है, फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, इन सभी के लिए जो नीतियां बनानी है ना, उन सभी की इंफॉर्मेशन जो है ना, वो सांख्यिकी के ही माध्यम से संभव है। क्योंकि सांख्यिकी है जो क्या करता है, भूतकाल में और वर्तमान में हम आंकड़ों के माध्यम से, यानी भूतकाल में क्या परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, उसी के आधार पे वर्तमान में भविष्य में वो कैसा करने वाली है, इसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। यही चीज
एक देश की सरकार के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते अगले 5 साल और अगले 15 साल आपकी देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी, तो फिर दोस्तों आप आर्थिक समृद्धि नहीं बढ़ा पाएंगे और ना ही आर्थिक विकास कर पाएंगे सही मायनों में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों हमें कौन प्रोवाइड कराता है, सांख्यिकी कराता है दोस्तों। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अब मैं इसे खुल के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं आपको। अब इसके बाद आ जाता है तत्वों की तुलना करना। देखिए मैंने आपको बताया सांख्यिकी क्या करता है, हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। भाई प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो रहा, द्वितीयक क्षेत्र में क्या रहा, और तृतीयक क्षेत्र यानी कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, इनका आपस में तुलना करते हैं। हम आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर इनमें तुलना कर सकते हैं, है ना। हम संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में तुलना कर सकते हैं, है ना। तो आप ये समझिए कि तुलना किसके आधार पे कर रहे हो, आंकड़ों के तो आधार पे कर रहे हो। हम तुलना कर सकते हैं कि 2015 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था और 2020 में कितना हुआ है। ये तो तभी कर पाएंगे ना जब हम उससे रिलेटेड पहले आंकड़ों का क्या करेंगे, एक संकलन करेंगे, व्यवस्थितकरण करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, है ना, तभी तो तुलना कर पाएंगे ना दोस्तों। तुलना करना मतलब ये बात समझिए, ये भी हम सांख्यिकी के माध्यम से करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना। दोस्तों ये देखिए सांख्यिकी, जो लोग सांख्यिकी को कोर्स करते हैं, इसका आफ्टर 12th यानी 11th-12th में पढ़ते हैं और इसका ग्रेजुएशन में इसी को लेते हैं, स्टैटिस्टिक को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूबल है। आज की डेट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे पूरे विश्व में, ना केवल भारत में बल्कि दोस्तों सभी पूरे विश्व में इसकी बहुत डिमांड है। वो करते हैं, उनका व्यक्तिगत ज्ञान हो जाता है। जैसे रघुराम राजन, आपने सुना होगा रघुराम राजन, उन्हें अमेरिका ने भी अपॉइंट किया था, भारत के गवर्नर रहे, तो उन्हें सांख्यिकी का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। जितने भी नीति निर्माता होते हैं ना, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण करते हैं, उन्हें सांख्यिकी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत ज्ञान को बढ़ाती है। अगर आप अभी ये जो सीख रहे हो तो आपका इससे ज्ञान बढ़ेगा। मेरा जब मैं भी इसको सीख रहा था तो मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा था। इससे मैं ये पता लगा पा रहा था कि निवेश और आखिर उस देश की आय में आखिर क्या संबंध है। यानी निवेश में वृद्धि होने का मतलब है आय में वृद्धि होना, और निवेश में वृद्धि होने का मतलब है उत्पादन में वृद्धि होना, उत्पादन में वृद्धि होने का मतलब है आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होना, आर्थिक विकास में वृद्धि होना। तो देखिए निवेश कितना महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित आंकड़ों की जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे समझ में आया। तो ये सांख्यिकी हर व्यक्ति के लिए, एक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से आप देखिए, ये उसके ज्ञान को बढ़ाता है। और दूसरा दोस्तों अनुभव को बढ़ाता है। यानी आपने देखा होगा शेयर मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, वो बताते रहते हैं, प्रिडिक्ट करते रहते हैं कि ये शेयर इतना बढ़ेगा, आज रिलायंस इतने में है तो 5 साल बाद इतना होगा। तो वो कैसे बता पाते हैं, सांख्यिकी के माध्यम से ही बता पाते हैं। दोस्तों मेरी बात को समझिए, सांख्यिकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल सब्जेक्ट है इस दुनिया में, जो अगर आपको समझ में आ जाए तो आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बन सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों देखिए एक दिन में नहीं होता है कुछ भी। आप इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आप भी अपनी किताबों से पढ़िए। और ये जो है ना, ये एनसीईआरटी बुक का है, तो आपके लिए वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या होता है, यानी जो सांख्यिकी है अब उसका महत्व क्या है, यानी वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। सांख्यिकी अर्थशास्त्र मैंने आपको बताया, आर्थिक क्रियाओं के विज्ञान को या धन के विज्ञान को या फिर सीमित संसाधनों के विज्ञान को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अब ये जो अर्थशास्त्र है ना, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जो कि क्या है, सांख्यिकी। अब उसका इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि भाई जो स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके कारण ये है दोस्तों, पहला हमारा अर्थशास्त्र की प्रत्येक शाखा अपने विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए सांख्यिकी से सहायता लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल व्यष्टि अर्थशास्त्र है,
या समष्टि अर्थशास्त्र है, या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, या अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी है ना, या इंडियन इकोनॉमी है, कोई भी इकोनॉमी हो, फॉरेन इकोनॉमी हो, स्टॉक मार्केट इकोनॉमी हो, कैसी भी इकोनॉमी हो, उसके अपने जितने भी आर्थिक सिद्धांतों को साबित करना है ना, तो उसको आंकड़े तो देने ही पड़ेंगे। और वो आंकड़े कहां से आए हैं दोस्तों? उस सांख्यिकी से आए। जैसे देखिए, मांग का नियम हमें क्या बताता है, मैं अगर एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, मांग का नियम हमें बताता है कि जब एक वस्तु की डिमांड, एक वस्तु की जो कीमत होती है, अगर बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। और इस चीज को समझाने के लिए मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं कि जब 5 रुपए कीमत थी, जब 5 रुपए कीमत थी तो वो 100 इकाइयां बिक रही थी। जब कीमत बढ़ के 10 रुपए हो गई तो भैया वो 50 इकाई हो गई। तो इससे मैं यहाँ पे ईडी निकाल लूंगा, है ना। तो एक्चुअल में ये जो आंकड़े हैं हमें डिमांड और सप्लाई के एक आर्थिक सिद्धांत को समझा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये जो आंकड़े मैंने लिए हैं, जो टेबल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो डायग्राम बनाए जाते हैं, यार सिंपल सी बात है, जो आप डायग्राम देखते हैं, जितनी भी टेबल्स देखते हैं, वो कहां से लिए गए? सांख्यिकी से लिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समष्टि अर्थशास्त्र आप पढ़ते हैं तो देशीय आय की जो गणना होती है, देशीय आय से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, वो सभी दोस्तों सांख्यिकी से है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसमें देख लीजिए कि कृषि क्षेत्र की क्या हालत थी, भाई विदेशी क्षेत्र की क्या हालत थी। ये सारी चीजों के लिए आपको आंकड़ों की जरूरत है, और वो आंकड़े कहां से आएंगे? सांख्यिकी से आएंगे। तो इसलिए दोस्तों सांख्यिकी एक अपने आप में तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी ब्रांचेस को, अर्थशास्त्र की बाकी ब्रांचेस को भी समझाने में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में से एक मानी जाती है। दूसरी बात, आर्थिक समस्याओं को समझने और हल करने में सहायता देती है। जैसे एग्जांपल, अगर अभी भारत की जो जीडीपी है वो गिर रही है, तो क्यों गिर रही है? अब ये आपको पता लगाना है, या देश की सरकार को पता लगाना है, या जो आईएएस ऑफिसर बैठे उनको पता लगाना है। तो वो कैसे पता लगाएंगे? वो पहले इससे संबंधित आंकड़ों का एकीकरण करेंगे, व्यवस्थीकरण करेंगे, उनको प्रस्तुतिकरण करेंगे, और फिर उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे। और वो देखेंगे कि भाई इसके पीछे का कारण है जीएसटी, क्योंकि कर व्यवस्था बदलने से बहुत लोगों पे प्रभाव पड़ा, व्यापार बंद हो गए, कई सारे, नोटबंदी, लॉकडाउन और बेमतलब की नीतियां, जो आर्थिक सुधार है। तो बहुत ज्यादा आपने देखा है कि आंदोलन, धरने, प्रदर्शन चले हैं पिछले 6-7 साल में, वो भी एक कारण है। तो आप ये देख रहे हो कि किसी भी आर्थिक समस्या, भले वो प्राथमिक क्षेत्र से हो, द्वितीयक क्षेत्र से हो, तृतीयक क्षेत्र से हो, संगठित क्षेत्र से हो, असंगठित क्षेत्र से हो, भाई स्टॉक मार्केट से हो, किसी भी कोई भी आर्थिक समस्या हो, उपभोक्ता से संबंधित, उत्पादक से संबंधित, समाज से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित, ठीक है, कैसी भी समस्या हो, उसे अगर समझना है और यदि उसे हल करना है तो उसके लिए चाहिए आंकड़े, और आंकड़े हमें कौन देती है? सांख्यिकी देती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आर्थिक समस्याओं को समझने में और उनके समाधान करने के लिए सांख्यिकी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसके बाद आप देखिए, बाजार संरचनाओं का अध्ययन करने में सहायता करती है। जैसे कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो गया, एक अधिकार बाजार हो गया, अल्प अधिकार बाजार हो गया, एक अधिकारी प्रतियोगिता बाजार हो गया, है ना, शेयर बाजार हो गया, श्रम बाजार हो गया, विदेशी विनिमय बाजार हो गया। इन सभी प्रकार के बाजारों को, भले वो व्यक्तिगत स्तर पे हो, समष्टि स्तर पे हो, उन्हें अगर आपको समझना है तो भैया कीमत सूचकांक हो गया, थोक सूचकांक हो गया, ये सभी तो क्या है? सांख्यिकी तो है कि अगर किसी भी बाजार को समझना है तो भैया उनको समझने के लिए अर्थशास्त्र, जैसे आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आप शेयर मार्केट से रिलेटेड आंकड़ों का क्या करेंगे? उसका मतलब उसका संकलन करेंगे, व्यवस्थीकरण करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे और एनालाइज करेंगे, और फिर आप भविष्य के लिए आप एक फैसला लेंगे, आप स्टॉक में पैसा लगाएंगे। तो किसी भी बाजार को समझने के लिए भी सांख्यिकी बहुत बड़ा रोल निभाती है दोस्तों। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अब चौथा पॉइंट देखिए, गणितज्ञ संबंध स्थापित करने में सहायता करती है। यार देखिए ना, देश में
कोई फैक्ट्री है, उसका दैनिक मतलब माध्य मजदूरी कितनी है, माध्य मजदूरी कितनी है, मतलब एवरेज एक मजदूर को कितना पैसा दिया जा रहा है। तो आप देखिए जो एवरेज है यानी जो मीन है या जो मीडियन है, ठीक है, आप ये सब और ये जो मोड है ये सब आप 9th-10th की मैथ में पढ़ चुके हैं और ये चीज हमारी सांख्यिकी में भी है। तो नेचुरल सी बात है कि अर्थशास्त्र को गणित से जोड़ने का काम कौन करती है, सांख्यिकी करती है। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं, क्योंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, है ना, चतुर्थांक निकाले, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, ये सब निकाले, तो ये क्या है आपको, ये किसी भी आर्थिक समस्या से रिलेटेड आंकड़ों की आपको क्या देते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं ना इन्हें। तो मतलब आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और इकोनॉमिक्स को मैथ से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये बात आप समझिए कि गणितज्ञ संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। इसके बाद आप देखिए कि विभिन्न आर्थिक अवधारणाओं के व्यवहार के अध्ययन में सहायक, विभिन्न आर्थिक अवधारणाओं जैसे उत्पादन फलन क्या है, व्यक्तिगत उत्पादन फलन क्या है, व्यक्तिगत उत्पादन फलन क्या है, बाजार मांग फलन क्या है, राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट क्या है, रोजगार तथा आय का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, विदेशी व्यापार का क्या कॉन्सेप्ट है, विदेशी विनिमय दर का क्या कॉन्सेप्ट है, भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। कोई भी समष्टि अर्थशास्त्र हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र का कोई भी टॉपिक हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, विश्व अर्थव्यवस्था हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई भी आर्थिक अवधारणा जो पैसे से, जो धन से, जो सीमित संसाधनों से जुड़ी हो दोस्तों, उसके व्यवहार के अध्ययन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कौन, सांख्यिकी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं और दोस्तों आपको लगता है कि मैं अच्छी इकोनॉमिक्स, अच्छी सांख्यिकी पढ़ाता हूं, तो आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं एक छोटा सा लाइक करके इस वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम और अब बात करते हैं सांख्यिकी के क्षेत्र के। अब ये क्षेत्र क्या है, सांख्यिकी का जो क्षेत्र है इसकी क्या बात है। देखिए मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि अर्थशास्त्र की मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक शाखा है सांख्यिकी, ठीक है। और दिल्ली में आपने कुतुब मीनार के पास देखा होगा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो सांख्यिकी का ही है और बाहर देश विदेश से वहां लोग विद्यार्थी पढ़ने आते हैं दोस्तों। तो देखिए आज के युग में सांख्यिकी का महत्व बहुत बढ़ गया है, भले उस संगठित क्षेत्रों, असंगठित क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्रों, द्वितीयक क्षेत्रों या तृतीयक क्षेत्रों, कैसा भी क्षेत्र हो, कोई भी देश हो, कैसी भी अर्थव्यवस्था हो, कैसी भी सरकार हो, सब में सांख्यिकी का बहुत ही बड़ा रोल है आज की डेट में। ऐसा कोई क्षेत्र प्रतीत नहीं होता जहां सांख्यिकी का प्रयोग नहीं होता, भले संगठित क्षेत्र हो, असंगठित क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सांख्यिकी से अछूता हो, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग होता है, सभी क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, राजनीति, ओपिनियन पोल दिखाते हैं कांग्रेस को इतनी सीटें मिल रही है, ये आपने देखा होगा आज तक तो देखी ना तो ज्यादा अच्छा है, जी न्यूज भी ना देखी तो ज्यादा ही अच्छा है, और एनडीटीवी इंडिया वन ऑफ द बेस्ट चैनल, ठीक है, जो सच दिखाता है, उसमें भी आपने देखा होगा बैंकिंग, राजनीति से रिलेटेड आर्थिक दिखाए जाते हैं। और आर्थिक अनुसंधान यानी जो कोई भी आर्थिक अनुसंधान होता है जो किसी आर्थिक समस्या को, किसी बहुत बड़ी आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए या कोई नई आविष्कार के लिए जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उसमें भी सांख्यिकी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। व्यापार बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी आप तो ये समझ लो बिजनेस तो पूरा डिपेंड ही स्टैट्स पे है, क्योंकि कंपनी अपना पिछला परफॉर्मेंस के आधार पे ही आगे की रणनीति को तय करती है। और दोस्तों पिछला जो परफॉर्मेंस है वो आंकड़ों के माध्यम से ही उसके बॉस को मिलता है। तो भैया बिजनेस तो पूरा डिपेंड करता है हमारे सांख्यिकी पे। सांख्यिकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं फिर दोबारा ये बात कहूंगा। सरकार को कुशल प्रशासन, अब देखिए दोस्तों ये तो व्यक्तिगत बात हो गई, बैंकिंग, राजनीति, आर्थिक अनुसंधान और व्यवसाय, ये तो है। सरकार को कुशल प्रशासन, कार्यपालिका और
न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों का बेहतर और बेहतरीन प्रयोग करने के लिए भी और नीति निर्माण करने के लिए भी सांख्यिकी का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होता है। और जो देश सांख्यिकी को ध्यान में नहीं रख के चलता तो भैया फिर उसको 5 साल बाद जनता पीछे लात मारती और भगा देती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने अभी तक तो आपके लिए सांख्यिकी के पुल बांधे, बहुत ज्यादा तारीफ की। अब मैं आपको बताऊंगा कि सांख्यिकी मैंने माना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, बट हर चीज की कुछ ना कुछ तो सीमाएं होती हैं, कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, है ना, अगुण होते हैं। तो ऐसे सांख्यिकी के भी है। और दुनिया में कोई ऐसा विषय नहीं होगा दोस्तों जिसकी सीमाएं ना हो, तो सांख्यिकी की भी है। पहली बात कि गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन नहीं करती, क्योंकि ये परिणात्मक जिसकी आप मेजरमेंट कर सकते हो, राष्ट्रीय आय, देशीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, आर्थिक समृद्धि, ठीक है, इन सभी का अध्ययन करेगी, जो भी मात्रात्मक जिसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो गुणात्मक का नहीं कर पाते कि देश में ईमानदारी कितनी है, देशभक्ति कितनी है ना, देशभक्ति कितनी है, ईमानदारी कितनी, भ्रष्टाचार कितना है, झूठ कितना बोला जा रहा है ना, कौन कितना वफादार है, ऐसा इनका अध्ययन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट बात, व्यक्तिगत इकाइयों से सरोकार नहीं रखती, क्योंकि जो सांख्यिकी है ना वो ओवरऑल की बात करती है, वो किसी पर्टिकुलर, वो पूरी अर्थव्यवस्था की बात करती है, पूरी अर्थव्यवस्था की। तो इसमें जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं ना वो छूट जाती है, क्योंकि दोस्तों अगर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करने लगे तो फिर सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी हमें ओवरऑल बात बताती है, ओवरऑल मतलब व्यक्तिगत इकाइयों से सरोकार नहीं रखती, ये किसकी खामी है, क्योंकि संपूर्ण की बात करती है। निष्कर्ष केवल औसत रूप से सत्य होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने आंकड़ों को एकत्रित किया, व्यवस्थित किया, उसका प्रस्तुतिकरण किया, उसका विश्लेषण किया और उसका लास्ट में कहते हैं विश्लेषण कर दिया और जो आपने एक सुझाव दिया कि भैया ऐसे करो, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी साइंस नहीं है सांख्यिकी। औसत ही तो है यार दोस्तों, कुछ भी फैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, ये साइंस जैसा नहीं है कि हाइड्रोजन लो, ऑक्सीजन लो और वाटर ही मिलेगा और उसमें जो अनुपात होगा वो सेम ही होगा, ऐसा नहीं है। सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मुझसे कोई पूछे कि भैया आप मुझे बताइए, आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री बनते हैं, तो क्या ऐसा स्टेप उठाया जाए जिससे भारत की जो जीडीपी इस साल -23.9% गिर गई है वो बढ़ जाए, तो मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। अब वो विचार सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल गलत हो, ऐसा भी नहीं हो सकता वो बिल्कुल 100% सही हो, एवरेज 60%, 50% सही रही, 30% सही रही। तो आप ये सीमा है और ये स्वाभाविक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी सीमा नहीं है, एवरेज रूप में ही होते हैं। केवल विशेषज्ञ ही इसका सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं, ये एक सीमा है इसकी। आम व्यक्ति ऐरा गैरा नथु खैरा, मतलब मैं कहूं तो इसको उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि सांख्यिकी के लिए अच्छा ज्ञान होना, इसकी स्टडी होती है, कोर्स होता है भैया इसका, विशेषज्ञ ही राय दे। जैसे शेयर मार्केट में आप किसी को राय देने लगे हो तो आप नहीं दे सकते हो, जो उसका एक्सपर्ट है ना वो ही दे सके तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एक्सपर्ट की जरूरत है, मतलब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति सांख्यिकी का प्रयोग नहीं कर सकता। और कुछ अपवाद भी हो सकते हैं दोस्तों, कुछ आउटस्टैंडिंग लोग भी होते हैं इस दुनिया में। सांख्यिकी आंकड़ों के एक समान और समरूप होने चाहिए, ये एक बहुत बड़ी खामी है मेरी नजर में, कि सांख्यिकी के आंकड़े वहीं पे वैलिड होते हैं और वहीं पे रीजनेबल होते हैं जहां पे आंकड़े एक जैसे हों और समरूप हो, और जहां पे डाइवर्सिटी आ जाती है, डिफरेंट आ जाता है, मिसलेनियस आ जाता है, वहां पे ये काम नहीं कर पाता है। और ये तो एक बहुत ही बड़ा एक मैं फॉल्ट मानता हूं इसका, ये हमारे देश की सरकारें, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है कि सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है, ये मैं बात मानता हूं। देश की अर्थव्यवस्था घट रही है, एग्रीकल्चर आगे जा रहा है, विनिर्माण क्षेत्र पीछे जा रहा है, बट फिर भी सरकार पता नहीं कहां से आंकड़े एकत्रित करती है और दिखाती है कि सरकार तो भैया सब कुछ मजे में चल रहा है, मजे लूट रही है हमारे देश की जनता। और प्रति व्यक्ति आय घट रही है, बढ़ रही है, पता नहीं कहां से आंकड़े लेके आते हैं।
मेरी बात समझ आ रही है? जैसे देखिए, चुनाव में जब ओपिनियन पोल होता है तो जनता के माइंड को भी डाइवर्ट करने के लिए आंकड़े दिखाते हैं, जो पार्टी नहीं भी जीत रही होती उसे जिता रहे होते हैं, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, ये चीज मैं मान सकता हूँ। ये चीज मान क्या सकता हूँ, होता ही है। सांख्यिकी को सफेद झूठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आंकड़क के माध्यम से सरकार ये साबित करने में तुलती है कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बट देशवासी ही गलत हैं। जबकि दोस्तों, देशवासी भी गलत होते हैं, कुछ सरकार भी गलत होती हैं, पर दोस्तों सांख्यिकी का दुरुपयोग किया जा सकता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनाए, पर आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।